दोस्तों, आज़ादी को इतने साल बीत गए हैं, लेकिन भारत में आज भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको इस बात पे विश्वास नहीं होता कि आज भी भारत की ये स्थिति है। भोपाल का एक ऐसा ही केस है जो आज मैं आपके सामने रखूँगा और आप ये फैसला करिएगा कि क्या चीज़ सही हुई कि क्या चीज़ गलत। अमूमन मैं सारी चीज़ें आपको पहले बताता हूँ, लेकिन मैं आज के वीडियो में चाहता हूँ कि ये वीडियो आप अंत तक देखें और इस बात को गहराई से समझें और विचार विमर्श करें कि क्या चीज़ें जो हो रही हैं वो सही है या गलत। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अन्वेष टीवी पर। मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है भोपाल, बेहद खूबसूरत शहर है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पे एक ऐसी घटना हुई और घटना के बाद जो पूरी प्रक्रिया थी, उस घटना में कौन कौन लोग थे, पुलिस और आपकी जुडिशरी, क्या क्या निर्णय लिया गया, एडवोकेट और बाकी जितनी भी चीज़ें थी, वो एकदम कहीं ना कहीं हमारे अंदर के इंसान को झकझोर देती है। बात है आपकी 16 जून सन 2024 की। राजेश विश्वकर्मा नाम के एक व्यक्ति थे जो बेहद गरीब, छोटा मोटा काम करके अपना रहन सहन करते थे, गुजारा करते थे। बचपन में ही माँ बाप का देहांत हो गया था, तो बड़ी बहन ने उन्हें पाला किसी तरीके से। पैसे के मामले में आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थे वो। इसी बीच में क्या होता है कि वो भोपाल आते हैं, वहाँ पे रहते हैं और छोटा मोटा काम ढूंढ लेते हैं। तो जहाँ पे वो रहते हैं किराए का मकान था, उसी के बगल में एक व्यक्ति था जो धीरे धीरे उनका दोस्त बन जाता है। अब जब दोस्त बन जाता है तो एक दूसरे को नौकरी में भी वो लोग मदद किया करते थे। इसी बीच में ये बात है एक दिन 16 जून की। तो राजेश विश्वकर्मा जी अपने दफ्तर के लिए, या यूँ बोले कि काम पे निकल रहे थे। दफ्तर तो उनका होता है जिनका परमानेंट जॉब होती है, लेकिन राजेश विश्वकर्मा छोटा मोटा काम करते थे, उससे जो पैसा कमाते थे उसी से अपना रहन सहन करते थे। तो जहाँ रहते तो उनकी जो पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति थे, उनके जो दोस्त भी थे, कई सालों से एक दूसरे को साथ में जानते थे, उनकी वाइफ या उनकी पत्नी जो कहा जाए, जिनका नाम था आशा यादव, वो घर से निकल नहीं थी। जब वो घर से निकल नहीं थी तो राजेश विश्वकर्मा ने देखा, तो उनको देखते ही उनके मन में सवाल आया कि ये इतनी सवेरे सवेरे आशा कहाँ जा रही है। अमूमन आशा यादव जो थी वो घर पे ही रहती थी, हाउसवाइफ थी। तो जब वो उनके पास गए तो देखे आशा यादव की सांसें फूल रही हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। अब इस बात को राजेश विश्वकर्मा ने भापा कि शायद इनकी तबीयत गड़बड़ हो सकती है। आशा यादव को वो लेके नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर लोग पहले शुरुआत में कुछ देखते हैं, पल्स देखते हैं, हार्ट बीट देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं और फिर आशा यादव को कुछ इंजेक्शन लगा देते हैं। अब जब इंजेक्शन लगती है तो आशा की तबीयत ठीक हो जाती है। आशा की तबीयत जब ठीक हो जाती है तो राजेश विश्वकर्मा की नज़र पास लगी हुई घड़ी पे पड़ती है। देखते हैं कि वो अपने काम के लिए लेट हो रहे हैं। अब वो आशा से कहते हैं कि अगर आपकी तबीयत ठीक है तो बताइए। तो आशा इस पे कहती है हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। तो राजेश विश्वकर्मा इंसानियत के नाते ये बोलते हैं कि चलिए मैं आपको घर छोड़ दूँ। इस पे आशा कहती है कि नहीं, आप रहने दीजिए, मेरी तबीयत ठीक है, आपने जितना किया उसके लिए धन्यवाद और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अब भैया, आशा उस समय अस्पताल में थी, अस्पताल में सवेरे का वक्त था। राजेश विश्वकर्मा उसको छोड़ के अपने काम पे निकल जाते हैं। जब शाम को लौटते हैं तो तकरीबन रात के 11-12 बजे पुलिस राजेश विश्वकर्मा के घर पे दस्तक देती है। वो पहले सहम जाते हैं कि इतनी रात में कौन आया। जब दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं वर्दी पहने कई पुलिस वाले उनके घर के सामने खड़े हैं, उनके दरवाजे पे खड़े हैं। अब कोई भी सज्जन व्यक्ति हो और इंसान जो फालतू पचड़ों में नहीं पड़ता, उसके घर के सामने जब पुलिस आती है तो थोड़ा डर जाता है। और पुलिस का कई बार ये जो इमेज है, ये एक गुनाह को बड़े ही स्टार्टिंग फेज पे सॉल्व कर देती है। कुछ लोग जो नए नए गुनहगार होते हैं या कुछ
नया नया क्राइम किए होते हैं वो पुलिस को देखते ही टूट जाते हैं और अब सारी सच्चाई बोल देते हैं। वही हाल राजेश विश्वकर्मा की चेहरे से भी मालूम दे रहा था। पुलिस कहती है कि आप आशा को जानते हैं। इस पर राजेश कहते हैं हाँ, वो मेरे दोस्त में पड़ोसी की धर्मपत्नी है। इस पर पुलिस कहती है कि उनकी हत्या कर दी गई है अस्पताल में। जब अस्पताल में हत्या की बात सुनते हैं राजेश तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन घिसक जाती है। पुलिस उनसे बेसिक पूछताछ करती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो अपनी सारी कहानी बताता है कि सवेरे में ऐसे ऐसे हुआ, मैं उनको अस्पताल लेके गया, वहाँ ठीक हो गए, मैं उनको वहाँ लीव करके अपने काम पे निकल गया। पुलिस ने कहा ठीक है, आप घर पे ही रहिएगा, हमें और कोई अगर तहकीकात करनी होगी, जानकारी चाहिए होगी तो हम आपसे कल या आने वाले समय में फिर पूछताछ करेंगे। बाई चांस अगले ही दिन यानी 17 जून 2024 को राजेश विश्वकर्मा को अपने घर, जो भोपाल से थोड़ा दूर था, विदिशा, वहाँ पे जाना था और एक पूजा पाठ थी। ये लोग आर्थिक रूप से काफ़ी गरीब थे, घर में पैसे की किल्लत थी, तो छोटी मोटी जो भी पूजा पाठ होती थी उसमें पूरा परिवार जब भी जुटता था तो एक दूसरे का जो भी सहयोग आर्थिक रूप से कर सकता था वो करता था। अब पुलिस अगले दिन आती है, राजेश विश्वकर्मा नहीं रहते हैं। पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है कि राजेश विश्वकर्मा का हाथ इस हत्या में है। अब हत्या शब्द मैं क्यों बाबा इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जब आशा यादव का पोस्टमार्टम किया गया अस्पताल में तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट बनाई पोस्टमार्टम की, तो उसमें लिखा था कि स्ट्रैंगलिंग यानी गला घोट के इनकी मृत्यु हो सकती है या सांस रुकने के कारण हो सकती है। उसी के आधार पर पुलिस ने अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाया। जब राजेश विश्वकर्मा आए तुरंत पुलिस को खबर लगी, पुलिस उनके घर जाती है। रात के 11 साढ़े 11 बजे राजेश विश्वकर्मा को उठा के तुरंत अपने साथ जेल ले जाती है। अगले दिन कोर्ट में पेशी हो जाती है। कोर्ट में पेशी होती है, पुलिस अपनी सारी बात रखती है। इसके बेसिस पे कोर्ट पुलिस कस्टडी में इनको 9 दिन के लिए रखने के लिए कह देती है। 9 दिन जैसे ही बीतते हैं फिर एक बार कोर्ट का रास्ता देखा जाता है, फिर इनको तकरीबन 13 महीने जेल में रखा जाता है राजेश विश्वकर्मा को। इसी बीच में ये सब जब प्रक्रिया चल रही थी तो राजेश की जो बड़ी बहन थी जो विदिशा में रहती थी, वो पता करती हैं कि मेरा भाई कहाँ चला गया है। भाई अब गरीब थे तो इतना पैसा नहीं था, और इस देश में एक चीज़ होती है कि गरीब होना एक गुनाह है। ये किसी भी आप जात के हो, किसी भी धर्म के हो, ये बात फैक्ट है। और ये बड़ा ही विवादित स्टेटमेंट है, पर मेरे हिसाब से ये चीज़ें सही है। अधिकतर जो करप्ट सिस्टम है गरीबों पे ही टारगेट करके उनको कुचलने की बात करता है और कभी कभी कर भी देता है। तो इसी बीच में 1 महीने तक राजेश विश्वकर्मा की बहन को यही नहीं पता चला कि उनके भाई को जेल हो गई है और वो जेल में है। धीरे धीरे 1 महीना हो गया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5-6 महीने हो गए, 13 महीने तक राजेश विश्वकर्मा जेल में रहते हैं। इसी बीच में जब बहन कोशिश करती है कि कोई वकील मिल जाए जिसके थ्रू बेल मिल जाए, तो हर वकील की एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस देने में भी वो लोग सक्षम नहीं थे। 13 महीने के बाद जब कोर्ट में ट्रायल चलता है तो जज साहब जो होते हैं वो राजेश से पूछते हैं कि आपके वकील कहाँ हैं। इस पर राजेश विश्वकर्मा कहते हैं कि साहब हम इतने गरीब हैं कि हमारा पास इतना पैसा ही नहीं कि हम वकील अफोर्ड कर सके। इस पर जो जज साहब होते हैं राजेश विश्वकर्मा को एक वकील अपॉइंट करते हैं जिनका नाम था रीना वर्मा। रीना वर्मा एक काबिल वकील थी। वो जब रिपोर्ट को देखती हैं और सारी चार्जशीट को और पुलिस ने क्या क्या आरोप लगाए थे, 302 का भी केस बन रहा था, सारी चीज़ें जब पढ़ती हैं तो एकदम शॉक्ड हो जाती हैं, भौचक्की हो जाती हैं। वो डिटेल में जब एनालाइज करती हैं तो उसकी वो एक अच्छी खासी थीसिस बनाती हैं, या बोले अच्छे खासे सबूत जुटाती हैं। और पहले ही दिन जब ट्रायल हुआ, 13 महीने जेल में बंद रहने के बाद जब पहली बार राजेश विश्वकर्मा का ट्रायल हुआ, तो जज साहब के सामने जब वो सबूत पेश किए गए तो एक नई बात सबके सामने आई। बात ये थी कि पुलिस वालों ने जो भी चीज़ें चार्जशीट में मेंशन की थी सभी झूठी थी। कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जो ये दिखाता है राजेश विश्वकर्मा दोषी हैं। पोस्टमार्टम की भी जो रिपोर्ट थी वो भी 50-50 थी, प्रोबेबिलिटी थी, कोई कंफर्मेशन नहीं था
लेकिन उसके बेसिस पे एक गरीब आदमी को पकड़ के पुलिस ने जेल में डाल दिया तकरीबन 13 महीने। सबूत पेश किए गए। पुलिस ने चार्जशीट में लिखा था कि राजेश अपने पड़ोसी की पत्नी को अस्पताल ले जाता है सवेरे और सवेरे ही उसको मार देता है। लेकिन जब वहाँ देखा गया अस्पताल में सीसीटीवी लगे हैं, सारे वर्किंग सीसीटीवी थे, जब वहाँ की रिकॉर्डिंग निकाली गई तो साफ साफ उसमें देखा जा रहा है कि राजेश विश्वकर्मा सवेरे ले गए हैं आशा यादव को, अस्पताल में भर्ती कराए हैं, फिर निकल आए। उसके बाद तक आशा यादव वहाँ जीवित हैं। तो पुलिस की थ्योरी के हिसाब से एक महिला जो मर चुकी है वो दोपहर तक जिंदा रहती है। इतनी बिजार्ड पुलिस की चार्जशीट थी। इसके अलावा जब आशा यादव को अस्पताल में भर्ती किया गया तब उन्होंने दूसरे कपड़े पहने थे। पोस्टमार्टम के समय उनके दूसरे कपड़े थे, क्योंकि पोस्टमार्टम में ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में लिखी जाती है कि क्या क्या पहने थे, किस तरीके के कपड़े थे, कहाँ छोटे, ये सारी चीज़ें। तो वो पुलिस ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि दोनों चीज़ों को एक लिंक इस्टेब्लिश करे कि भैया जब पहली बार आशा यादव आई थी तब तो दूसरे कपड़े थे और पोस्टमार्टम में दूसरे कपड़े कैसे हो गए। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों की जो बेसिक पुलिसिंग होती है वो तक पुलिस ने नहीं किया था। और एक निर्दोष व्यक्ति को इन सब बेवकूफ़ों की वजह से, माफ़ करिएगा मेरी भाषा के लिए, पर इन सब मूर्ख लोगों की वजह से 13 महीने एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में रहना पड़ा। उसकी नौकरी गई, उसके पास पैसे नहीं है, अब वो जेल से छूट गया, कोई उसको नौकरी पे नहीं रखना चाह रहा है। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना बेल करा सके। आप समझ रहे हैं? ये तो स्थिति है हमारी जुडिशरी की। सारी जगह नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ बेसिक पुलिसिंग अगर आदमी सही समय से कर ले तो इतना बड़ा मामला ही ना हो। लेकिन पुलिस को क्या है, कई पुलिस वाले तो केवल यही सोचते हैं कि भैया हमारे माथे पे ये केस ना पड़े, उसको जैसे चाहो वैसे निपटाओ। सॉफ्ट टारगेट गरीब लोग जिनके पास ना पावर है ना पैसे, उनको उठाते हैं जेल में डाल देते हैं। सीसीटीवी सबूत थे। पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर को भी फटकार पड़ी कोर्ट से कि आपने स्ट्रैंगल तो लिख दिया है पोस्टमार्टम में, अरे स्ट्रैंगल किया होगा तो कुछ हाथ से किया होगा, कोई गला दबाया होगा या किसी कपड़े से लपेटा होगा, उसके कुछ निशान होने चाहिए, वो सब तो था नहीं। अब पुलिस ने केवल उस लाइन के बेसिस पे ही एक निर्दोष व्यक्ति को उठाया, पहले जेल डाला, 13 महीने की बेचारे की जीवन का जो बहुमूल्य समय था वो खा गए। अब ये सारी बातें जो हैं एक प्रश्न चिन्ह हमारे सिस्टम पे खड़ा करती है। कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प और वो सस्पेंस वाली बना के मैं आपके सामने नहीं रखना चाहता था और ना ही रखूँगा, क्योंकि सच्चाई तो दूसरी है। पर इन सब चीज़ों के चक्कर में सिस्टम कितना इम्पैक्ट होता है ये भी हम सबको समझना चाहिए। और इन चीज़ों के लिए भी एक लॉ बनना चाहिए कि अगर फॉल्सली किसी व्यक्ति को जेल हुई है तो कुछ कंपनसेशन मिले, कुछ नौकरी मिले, उसकी इज्जत का क्या है। होप ऑनरेबल कोर्ट और मिनिस्टर लोग अगर कभी देखेंगे तो शायद कुछ आगे चल के इस पे नियम बने, कुछ कानून बने। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति की जिसकी केवल पोस्टमार्टम में लिखी हुई एक लाइन जो कि पूरी तरीके कंफर्म भी नहीं थी, उसके बेसिस पे बेचारे को 13 महीने जेल में बिताने पड़े। हमारे जुडिशरी का, हमारे पुलिस सिस्टम का, हमारे पूरे जो इकोसिस्टम है, अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका इकोसिस्टम है, उसको बड़ा ही बेबाक तरीके से सबके सामने रखता है कि कितने लूप होल्स हैं जिन पे काम करना अभी बाकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और अपना प्यार मुझे देते रहे। अन्वेष टीवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है, सभी का धन्यवाद करता है। हम जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।